नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ मिशन सीजीएल में। आज हम लोग जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे निकालते हैं। यह एसएससी ने अपने ऑफिशियल साइट पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर का पीडीएफ फाइल अपलोड किया है। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग रॉ स्कोर इनटू नॉर्मलाइज्ड स्कोर। हम लोग पहले जानेंगे कि रॉ स्कोर क्या होते हैं। तो जो यहाँ पर रॉ स्कोर है वो एक्चुअली आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है किसी भी एग्जाम में, एक्चुअल मार्क्स, वो होते हैं रॉ स्कोर्स। और इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर। मान लेते हैं कोई 2-3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो ओवरऑल सब शिफ्ट को अगर मिला दिया जाए तो ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकलते हैं। देखते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे के स्टेप में। पहला जो स्टेप होते हैं वो कन्वर्ट रॉ स्कोर इनटू परसेंटाइल स्कोर। द परसेंटाइल स्कोर आर कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच शिफ्ट। मतलब जो परसेंटाइल होते हैं वो डिपेंड करता है उस पार्टिकुलर शिफ्ट पे ही। एग्जाम्पल के तौर पे अगर S1 S2 दो शिफ्ट हैं तो परसेंटाइल स्कोर जो होंगे वो डिपेंड करेंगे केवल S1 शिफ्ट पे। कैसे, उसको भी हम लोग देखेंगे। नीचे फॉर्मूले होते हैं जिसके P = स्मॉल m बाई कैपिटल M, उससे हम लोग निकालते हैं परसेंटाइल। स्टेप 2, पुल बैक द परसेंटाइल्स टू द मार्क स्केल। This is done by first collecting the data across all sessions into one table, then sorting the recording in descending/increasing order of percentile, and finally filling in the gap in the raw score table by interpolation. तो पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं, उसको डेटा को जो कलेक्ट करके उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो भी ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको पहले ऊपर लिखेंगे, फिर उसको घटते क्रम में हम लोग उसको एक टेबल बनाएंगे परसेंटाइल निकालने के लिए। और देखेंगे कि कितने लोग, मतलब एक्चुअली इसका जो परसेंटाइल का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट बिहाइंड यू, मतलब आप कितने स्टूडेंट को पीछे कर पा रहे हैं, डिवाइड बाय कितने स्टूडेंट उस एग्जाम में अपीयर हुए, उससे हम लोग निकालते हैं परसेंटाइल। थर्ड स्टेप जो है, एट द एंड ऑफ द प्रीवियस स्टेप ईच परसेंटाइल वैल्यू विल हैव ए कॉरस्पॉन्डिंग रॉ स्कोर वैल्यू फॉर ईच सेशन। दिस इज कंबाइंड टू गेट नॉर्मलाइज्ड स्कोर। ये 3 स्टेप में हम लोग बेसिकली नॉर्मलाइज्ड स्कोर कैलकुलेट करते हैं 3 स्टेप में। स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल स्कोर। दिस फर्स्ट स्टेप इज टू बी कम्प्लीटली सेपरेटली फॉर ईच शिफ्ट। तो जो परसेंटाइल स्कोर हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हर एक शिफ्ट का अलग अलग से हम लोग परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट करते हैं सब कैंडिडेट का। अब रिकॉर्ड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव एक्चुअली अपीयर्ड इन द शिफ्ट, डिनोट दिस नंबर n। अब क्या होता है कि एक्चुअल अपीयर्ड इन द शिफ्ट, उस शिफ्ट में कितना अपीयर्ड हुए। ओवरऑल हम लोग अगर जानते हैं कि एक्चुअली होता क्या ये, तो मान लेते हैं कि एसएससी का एग्जाम जो है उसमें 12 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। तो एसएससी का जो एग्जाम में जो फॉर्म फिलअप किया है वो 12 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है एक्चुअली। और जो एग्जाम में अपीयर हुआ वो कितना हुआ, एसएससी का एग्जाम में जो अपीयर हुआ वो हुआ 10 लाख लोग। 10 लाख लोगों ने एसएससी का एग्जाम में अपीयर हुआ। तो अब क्या है, अब हमको उसका परसेंटाइल निकालना। मतलब मान लेते हैं कि उस 10 लाख लोगों में कोई भी जो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट टॉप कर गया, तो जो कैंडिडेट टॉप किया उसका परसेंटाइल क्या होगा,
तो उसको हम लोग मान लेते हैं पी टॉप पे डिनोट करते हैं। तो जो पी टॉप होंगे वो मतलब कितने कैंडिडेट को पीछे कर पा रहे हैं, 9,99,999 कैंडिडेट को वो पीछे कर पा रहे हैं। तो वो लिखेंगे हम लोग 9,99,999। कितने लोग या फिर कितने कैंडिडेट अपीयर हुए वो हो जाएंगे 10 लाख। तो जो परसेंटाइल होंगे वो टॉपर जो कैंडिडेट हैं उसका जो परसेंटाइल होंगे वो हो जाएगा 0.999999। ये हो जाएंगे उसके परसेंटाइल। अब उसको हम लोग उसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 99.9999 इतना हम लोग उसका परसेंटाइल हो जाएगा। तो जब इतना परसेंटाइल होंगे तो उसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो वो टॉपर कैंडिडेट है वो 99.999 जो कैंडिडेट है फिर स्टूडेंट है उसको पीछे कर रहे हैं आउट ऑफ 100 स्टूडेंट। इसका मतलब ये हो रहा है, मतलब 99.9999% कैंडिडेट या फिर स्टूडेंट को पीछे कर रहे हैं वो टॉपर। ऐसे हम लोग परसेंटाइल स्कोर निकालते हैं कोई भी कैंडिडेट का। अब क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नोट दैट द परसेंटाइल सो कैलकुलेटेड विल सेटिस्फाई 0 से 1। हम लोग जो यहाँ पर ऊपर में ये जो लिखा हुआ है नोट दैट परसेंटाइल सो कैलकुलेट विल सेटिस्फाई 0 से 1, मतलब 0 से बड़ा और बराबर होगा पी और वो 1 होगा, 1 से छोटा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जो परसेंटाइल निकाले हैं टॉपर का 0.99 ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। और कोई भी एग्जाम में परसेंटाइल एक्चुअल अगर डेटा हम लोग देखेंगे मतलब कैलकुलेट करेंगे तो वो कभी भी 1 नहीं आएगा, परसेंटाइल कभी भी वो क्लोज टू 1 रहेगा। लेकिन इसको हम लोग नियरली 1 कंसिडर कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। वही चीज इसमें भी लिखा हुआ है कि एसएससी जो करती है द परसेंटाइल पी अबव कैन बी राउंडेड ऑफ टू द रिक्विजिट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। दिस इज रिकमेंडेड टू डू इट टिल 8th प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब अप टू 8 प्लेसेस डेसिमल तक हम लोग कंसिडर करेंगे, उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। तो राउंड ऑफ करने के बाद किसी स्टूडेंट का हम लोग बहुत सारे एग्जाम में सुनते भी हैं कि 100 परसेंटाइल लाया, एक्चुअली में वो 100 होते नहीं है, वो मतलब 99.9999 इस तरह से करके होते हैं। उसको हम लोग राउंड ऑफ करके 100 कर देते हैं बेसिकली। तो ये है in a certain subject is held in 2 different shifts S1 and S2 say let us consider 6 candidates A B C D E F out of which A B C are from shift 1 and the other 3 are from shift 2। तो हम लोग देखेंगे कि 2 शिफ्ट में एग्जाम मतलब वगैरह होते हैं, तो S1 S2 करके S1 S2 S1 में जो अपीयर होते हैं वो A B C होते हैं, A B और C। उसी तरह S2 में S2 जो शिफ्ट है उसमें 3 कैंडिडेट अपीयर होते हैं। वो कौन कौन से कैंडिडेट होंगे अगर A B C हो गए तो D E F ये 6 कैंडिडेट अपीयर हुए। लेट द रॉ मार्क्स ऑफ द 6 कैंडिडेट X A X B X C एंड Y D Y E Y F। तो जो हम लोग जानते हैं कि रॉ मार्क्स क्या होता है, जो एक्चुअल मार्क एग्जाम में जो लाते हैं कैंडिडेट या फिर स्टूडेंट वो होते हैं। तो जो मार्क्स ए के द्वारा लाया गया था वो एक्स ए था एग्जाम में, ये एक्स ए, फिर ये एक्स बी और फिर ये एक्स सी। उसी तरह से डी ई एफ जो लाया था वो था वाई डी वाई ई और फिर वाई एफ। ये सब जो मार्क्स ऑब्टेन किया 6 कैंडिडेट के द्वारा। फॉर कैंडिडेट ए बी सी द परसेंटाइल आर कैलकुलेटेड यूजिंग द टोटलिटी ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द
कैंडिडेट अपेयरिंग इन शिफ्ट 1। तो ये बोल रहे हैं कि जो ABC का जो परसेंटाइल होगा, इस तीनों का जो परसेंटाइल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ये तीनों का ही मार्क्स पे। मतलब S1 से ही डिपेंड करेगा, वो S2 के कोई भी कैंडिडेट से डिपेंड नहीं करेगा ये तीनों का परसेंटाइल। मतलब इनका कहने का मतलब ये है। ओके, अब देखिए कि उसी तरह से सिमिलरली जो DEF का जो परसेंटाइल होगा, DEF का जो परसेंटाइल होगा वो टोटली डिपेंड करेगा उसी के कैंडिडेट से। मतलब S1 के कोई भी कैंडिडेट या फिर कोई भी स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। DEF सेशन शिफ्ट 2 का कोई भी कैंडिडेट का परसेंटाइल शिफ्ट 1 पे डिपेंड नहीं करेगा और शिफ्ट 1 का शिफ्ट 2 से पे कोई डिपेंड नहीं करेगा। ये है। लेट द रिस्पेक्टिव परसेंटाइल बी डिनोटेड बाय PA, PB, PC, PT, PE, PF। जो सारे ABC, DEF का जो परसेंटाइल है उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं PA से, PB, PC, PD, PE और PF। ये 6 हो गए। We would have a table would like the following, the term in red color indicate the output of the step। ठीक है, ये हम लोग दोनों एक दो टेबल बना देंगे, शिफ्ट 1 का टेबल और शिफ्ट 2 का टेबल। अब शिफ्ट 1 में ABC कैंडिडेट है जिन्होंने मार्क्स जो लाया था एग्जाम में वो था XA, XB, XC एक्चुअल मार्क्स। उसको हम लोग परसेंटाइल में कन्वर्ट किए। कैसे किए? N/M, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बिहाइंड यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर्ड इन द एग्जाम, उससे हम लोग कैलकुलेट किए। तो जो वो आया वो PA, PB, PC हो गया। उसी तरह से DEF कैंडिडेट शिफ्ट 2 से था, DEF शिफ्ट 2 से था, उसका जो रॉ मार्क्स था वो XD, XE, XF था, उसको हम परसेंटाइल में कैलकुलेट किए तो PD, PE, PF हो गया। Since the calculation for the percentile in any shift depends only on the data from the shift alone, जो भी हम लोग अभी बताए कि उस शिफ्ट पे ही डिपेंड करेगा परसेंटाइल, दूसरे का शिफ्ट से डिपेंड नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टेप क्या होते हैं। सेकेंड स्टेप जो है वो सॉर्टिंग द कैंडिडेट यूजिंग देयर परसेंटाइल आफ्टर कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम ऑल सेशन। तो सॉर्ट उसको करना है पूरा परसेंटाइल, सबको सेशन को मिला देंगे। अब क्योंकि परसेंटाइल अब हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, अब हम लोग सबको मिला करके परसेंटाइल को डिक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म में हम लोग सबको कैंडिडेट को सॉर्ट करेंगे, सब सेशन को मिला करके, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और भी अगर बहुत सारे शिफ्ट होंगे, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, तो सबको मिला करके परसेंटाइल को डिक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म में हम लोग अरेंज कर देंगे। वही इसमें लिखा हुआ है। All the record are to be sorted in decreasing order of the percentile. The illustrative example given in section 1 above suppose that the percentile of the 6 candidates satisfy ये आपका satisfy कर रहा है मान लेते हैं। Then the table of the at the end of this sub step would be like ये, मतलब हम लोग जो हम भी बोले कि एक टेबल में हम लोग उसको परसेंटाइल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं टेबल में क्या हो रहा है। ई कैंडिडेट है, उसको PE परसेंटाइल है, लेकिन वो तो शिफ्ट 2 से था, तो शिफ्ट 2 का उसका जो रो डाटा था वो आएगा, शिफ्ट 1 उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक, उसी तरह से जो ए कैंडिडेट है उसका परसेंटाइल EP है, वो कौन सा शिफ्ट में बैठा था? S1 का शिफ्ट में बैठा था एग्जाम में, तो उसका जो रॉ मार्क्स होंगे वो XA होगा। ठीक, उसी तरह से C एंड F का जो परसेंटाइल है दोनों इक्वल है, हम लोग यहाँ पर कंसिडर किए थे इक्वल है, तो दोनों को एक ही जो भी है रो में आएगा। तो C के द्वारा XC ऑब्टेन हुआ था मार्क्स एग्जाम में S1 शिफ्ट में, और F के द्वारा YF मार्क्स ऑब्टेन हुआ था S2 शिफ्ट में। उसी तरह से सब पूरा फिल कर देंगे। अब देखिए ये सब जो ब्लैंक ब्लैंक है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसको हम लोग फिल करेंगे किससे? इंटरपोलेशन मेथड से, इंटरपोलेशन मेथड से। ठीक, एक फॉर्मूला होता है
हम लोग उसको आगे देखते हैं कि कैसे उसको फिल करेंगे। कैंडिडेट सी फ्रॉम शिफ्ट एस कैंडिडेट, हाँ तो देखिए कैंडिडेट जो सी है फ्रॉम शिफ्ट 1 एंड कैंडिडेट एफ फ्रॉम शिफ्ट S2 हैव सेम परसेंटाइल, ये दोनों का परसेंटाइल सेम है। द रिलेवेंट एंट्री इन द रॉ स्कोर S1 एंड S2 आर द एक्चुअल रॉ स्कोर और XC एंड YF, मतलब जो उन्होंने जो एक्चुअल मार्क्स किया लाया था वो XC और YF तक बता रहा है, सेम रो में आएगा। कैंडिडेट ए बी अपेयरिंग इन शिफ्ट S1 हैव अ ब्लैक एंट्री इन S2, क्योंकि जो ए बी है वो ए में S1 शिफ्ट में अपेयर हुआ था, तो वो S2 में उसका ब्लैंक रहेगा। जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये दोनों में ब्लैंक रहेगा ए बी का। सिमिलरली डी ई का तो S2 में हुआ था, तो ये दोनों ब्लैंक रहेगा। ठीक, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आवे। 1 मिनट। अब देखते हैं अच्छे से, देखिए क्योंकि ये ब्लैंक हो गया। देखिए अब अच्छा से समझ में आएगा। सिमिलरली डी, जो मैं आपको बोला डी और ई, ये दोनों का S1 में ब्लैंक रहेगा और S2 में, क्योंकि S2 में अपीयर किया था। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है इंटरपोलेशन, मतलब क्यों करते हैं। अब जैसे कि ई जो है, ई तो जो कैंडिडेट ई है वो तो S2 शिफ्ट में बैठा था, S1 में तो बैठा नहीं था। तो अगर वो S1 में बैठता तो वो उसका रॉ स्कोर या फिर रॉ मार्क्स कितना होता, हम लोग उससे यही हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरपोलेशन से। अगर वो बैठता तो कितना होता। उसी तरह से जो ए है वो S1 में बैठा था, तो उसका जो रॉ मार्क्स था वो XA था। तो अगर वो S2 शिफ्ट में बैठता तो वो कितना मार्क्स ऑब्टेन करता है, फिर कितना मार्क्स वो लाता है उस एग्जाम में S2 शिफ्ट में एक्चुअली। तो उसको हम लोग इंटरपोलेशन मेथड से करते हैं। ठीक, वही से इसमें दिया हुआ है कैसे उसको मतलब कंसिडर करते हैं एक सारे फॉर्मूले में। उस द इंटरपोलेटेड स्कोर X इज कैलकुलेटेड एज, ये फॉर्मूला है जो हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं इंटरपोलेटेड स्कोर। अब जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जितने भी ब्लैंक एंट्री है ना, इससे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले वो देखते हैं। तो मान लेते हैं ये है ना X इज इक्वल टू, हाँ मान लेते हैं यहाँ। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टेप 2 द ब्लैक एंट्रीज इन द 2 रो स्कोर्स column are to be filled by using linear interpolation. This is achieved as follow. Consider a record row whose entry in the column row score S1 is blank. The blank will be replaced by score X. तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो ए कैंडिडेट है उसका हम लोग इंटरपोलेशन मेथड यूज करके S2 शिफ्ट में कितना वो स्कोर लाता वो हम लोग देखेंगे। तो जो ए है, ए कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट ए है, वो अगर S2 शिफ्ट अगर देता तो वो कितना मार्क्स लाता, ये हम इंटरपोलेशन मेथड यूज करके निकालते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर हम लोग कहा गया है कि लेट्स X1 डिनोट द फर्स्ट नॉन ब्लैक एंट्रीज बिलो X। तो हम लोग किसका निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग देते हैं YA। ठीक है, तो हमको YA निकालना है, YA निकालना है। ठीक, X1 दिया गया है, X1 इसमें क्या हो जाएगा, X1 इज इक्वल टू हो जाएगा YF और X2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा YE। ठीक, वही बोला गया है कि X1 को हमको कंसिडर करना है। हाँ, जो ये X1 होगा मतलब जो हम लोग को पता है YF जो है वो लेस देन ये YF जो है वो लेस देन YA होना है, सेटिस्फाई करना है। और जो
ये y, एक मिनट, जो y है वो ग्रेटर देन y है। ओके, ये सेटिस्फाई करना है। तो अब देखते हैं निकालना कैसे है। ये y a निकालना है इज इक्वल टू, कैसे निकालना है, y f, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में पुट कर देंगे, y f प्लस एक्स टू y e माइनस y f डिवाइडेड बाई पी ई माइनस पी एफ होल इंटू पी ए माइनस P1 क्या है, पी एफ। अब देखते हैं ये आपका नॉन वैल्यू है। ओके, ये भी दोनों आपका नॉन वैल्यू है, जिसका वैल्यू हमको पता है। ये भी आपका नॉन वैल्यू है। अब ये पूरा आपका, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो ये सारा हम लोग को नॉन वैल्यू, तो इसको हम लोग y a का वैल्यू निकल जाएगा। अब y a का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो ब्लैंक एंट्रीज है सारे में, यहाँ पर जो ऊपर में जो ब्लैंक एंट्रीज है सारों में फिलअप कर देंगे एक्चुअली, निकाल करके। जो निकालने के बाद जो ब्लैंक एंट्री फिल करेंगे तो यहाँ पर रेड में दिखाया गया सबको, ठीक है। अब इसको जब, अब थर्ड स्टेप क्या होगा, फिल तो कर दिए, सेकंड स्टेप हम लोग निकाल करके पूरा फिल कर दिए। थर्ड स्टेप हमको नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये एवरेजिंग करता है। एवरेजिंग कैसे करता है, पर पूरा शिफ्ट को मिला करके, यहाँ पर 2 शिफ्ट एक्चुअली हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो ई कैंडिडेट 2 शिफ्ट में स्कोर क्या क्या लाएगा, इंटरपोलेशन से हम लोग निकाल दिए। अब इसको हम लोग एवरेजिंग कर देंगे, जैसे कि एक्स ई प्लस वाई ए डिवाइड बाई 2, इसका एवरेज वही होगा। तो उसका जो क्या कर, नॉर्मलाइज्ड ई, जो भी उसको हम जिससे भी नोट कर दें, एन ई से नॉर्मलाइज्ड ई, फिर उसी तरह से एन ए हो जाएगा एक्स ए प्लस वाई ए डिवाइड बाई 2, ऐसा करके निकालते जाएंगे। एवरेजिंग करना है बेसिकली हम नेक्स्ट स्टेप। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैसे एवरेजिंग करना है। देखिए यहाँ पर तो सबका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, देखिए हम लोग यहाँ पर निकाला हुआ है। यहाँ पर देखिए सबका मतलब बेसिकली एवरेज निकाल देते हैं, मतलब ये 2 का एवरेज हो गया, फिर ये 2 का एवरेज हो गया। उसी तरह से अगर और 2 शिफ्ट अगर ऐड हो जाए, मतलब S3 S4 भी हो जाए, तो सबका बेसिकली हम लोग एवरेज निकाल देंगे। वैसा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक कर दें, और अगर आपको कुछ फ्यूचर में कुछ डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको फ्यूचर में सारे अपडेट या फिर सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू।